चैप्टर खत्म करते हैं, लास्ट क्लास है आपकी इस चैप्टर की। यानी 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपके लिए करके रखे हैं। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क का पहले तो होमवर्क के 3 क्वेश्चन नोट कौन कौन से करने हैं आपको, 52, 53 और 54। यानी बातें ना कीजिए, ध्यान से सुनिए। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तीनों का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, यानी 52 का पेज नंबर 1। यानी बात ना कीजिए, शो ना करो। 3 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, 52, 53, 52, 53, 54। सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। 52 का पेज नंबर 1 ये, पेज नंबर 2, यानी पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 53 का पेज नंबर 1। इसमें मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें लिख के लिखी हुई है, एक लिखा है मैंने मोल्ड, और दूसरी जगह लिखा है कास्टिंग। मोल्ड का मतलब है मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको मेल्ट किया जा सके, ठीक है। और कास्टिंग का मतलब मेल्ट करने के बाद जब वो मटेरियल किसी ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कास्टिंग। मोल्ड का मतलब तो हो गया ढांचा। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 का पेज नंबर 3 है, हो गया तक? 54, 54 का पहला पेज है, पेज नंबर 1। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, और पेज नंबर 5। हो गया सब यहाँ तक? तो 3 क्वेश्चन के तीनों के सॉल्यूशंस मैंने आपको दिखा दिए, अपने फोटो भी खींच दिए। घर जाके इन क्वेश्चन को करना है, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना। चलिए, एक आपके लिए नया पॉइंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और ये रेशो मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ? तो बस तो इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे स्टॉक आते हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू फिनिश गुड। चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग चल रहा है, कौन सा मटेरियल की बात करें? रॉ मटेरियल। तो पहला पॉइंट है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट, यदि हमें क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई 2। अरे हम आइडिया निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या आपका कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ये रेशो आपका लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? और आंसर किसमें आता है? टाइम्स में आता है। कम से कम टाइम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए? क्या कहते हो? देखो, कंज्यूम का मतलब है यूज होना, और स्टॉक का मतलब बचना। मटेरियल ज्यादा से ज्यादा आपके फैक्ट्री के अंदर यूज होना चाहिए, या आपका ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बचना चाहिए? थोड़ा सोचो। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होना चाहिए, तो जितना जल्दी मटेरियल कंज्यूम होगा उतनी जल्दी फिनिश गुड बनेगा, जितनी जल्दी फिनिश गुड बनेगा उतनी जल्दी सेल होगा, जितनी जल्दी सेल होगा कस्टमर से क्या आएगा, सेल वैल्यू आएगा, सेल वैल्यू का प्रॉफिट भी आएगा। तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि फैक्ट्री में क्या बन सके, फिनिश गुड। जैसे फिनिश गुड बन जाएगा वो फैक्ट्री से कहां चला जाएगा, सेल डिपार्टमेंट में, सेल डिपार्टमेंट से कस्टमर, से कस्टमर से पैसा आएगा, पैसा आने के बाद क्या आएगा, साथ में प्रॉफिट भी आएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छा, यदि कंज्यूम ज्यादा होना चाहिए तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपकी फैक्ट्री में होना चाहिए कम से कम। स्टॉक कितना कम होगा, स्टॉक उतनी जल्दी आपका मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको देखो, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, आपका रिजल्ट कम होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो, स्टॉक क्या बचे, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो रिजल्ट हमेशा करना चाहिए हाई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन में आपसे इन्वेंट्री पीरियड भी पूछ लेते हैं। इन्वेंट्री पीरियड, उसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है 365 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। या आप इसलिए कैसा लिख सकते हैं, 365, 365 आइडिया का फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नीचे आ जाएगा और एवरेज स्टॉक आपका ऊपर चला जाएगा। यानी 365 को हमने डिवाइड कर दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम से और मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री पीरियड का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 365 दिन। हम कहते हैं कितने रुपए के मटेरियल को कंज्यूम होने में 365 दिन लगते हैं, कितने रुपए के मटेरियल को कंज्यूम होने में 365 दिन लगते हैं। तो अभी जो मटेरियल आपके पास बचा हुआ है उसे कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम मान लो 1 लाख रुपए, कितना है 1 लाख, और आपका जो एवरेज स्टॉक है वो 10,000 रुपए। 1 लाख रुपए का मटेरियल कंज्यूम होने में कितना समय लगा, 365 दिन। तो 10,000 रुपए का मटेरियल बच गया, इसे कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा? अब इसे निकाल के देखो, 365 डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो आप लिख सकते हैं 36.5
5 डेज राउंड अप करके 36 लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं, बेटर है 37 लिख दो। अब सेंटेंस आपको क्या बताता है, सेंटेंस क्या बताता है कि बचा हुआ मटेरियल यूज होने में, बचा हुआ मटेरियल यूज होने में आपको कितना समय लगेगा, 36.5 से लगेगा, मतलब सेंटेंस देंगे आसपास। ये पीरियड क्या होना चाहिए, ये पीरियड क्या होना चाहिए, कम से कम लोअर होना चाहिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हाई होना चाहिए। अब आपको सोचना यदि रेशियो हाई है और आप इस रेशियो को डिनोमिनेटर में लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, रिजल्ट आपका उतना क्या होगा, कम होता जाएगा ना। अब ऐसे सोचो एक प्रॉपर्टी है 1 लाख की, 1 से डिवाइड किया 1 लाख, 2 से डिवाइड किया 50,000, 3 से डिवाइड किया 33,333, 4 से डिवाइड किया 25,000, 5 से डिवाइड किया 20,000, 10 से डिवाइड किया 10,000, 20 से डिवाइड किया 500। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यदि आपको आईटीआर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हाई चाहिए तो आपका कंजम्पशन पीरियड, मतलब आपका बचा हुआ सामान है, रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है, उसे यूज होने में समय क्या लगना चाहिए, कम से कम। क्योंकि इन्वेंटरी पीरियड क्या बताता है कितने दिन के लिए मटेरियल आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो स्टोरिंग पीरियड क्या होना चाहिए कम, क्योंकि स्टोरिंग पीरियड कम होगा तो रखने का खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा। 365 आ गया, 365 को डिवाइड करना किससे, ठीक है ना, 365 यानी 365 दिन को हमने डिवाइड किया, डेज लिखना तो जीरो लिख दिया, ठीक है। तो 365 डेज जब 1 लाख का मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो 10,000 का मटेरियल कंज्यूम करने में आपको कितने दिन लगेंगे, तो ये रेशियो हमेशा करना चाहिए ज्यादा, तो टाइम आपका ऑटोमेटिकली करेगा कम, टाइम जितना कम होगा उतना आपकी बढ़िया कैरी कॉस्ट होगी, आपकी कम आएगी, खर्चा कम करना ना, तो जल्दी बेचेगा, जल्दी सेल वैल्यू आएगी, जल्दी सेल वैल्यू आएगी तो सेल वैल्यू कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट, प्रॉफिट के पैसे जल्दी आएंगे, फटाफट से उस पैसे को क्या करोगे, दोबारा से बिजनेस में रीयूज कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर, ये क्वेश्चन यदि आपको 4 नंबर 5 नंबर का मिल जाए क्या निकल, सारी वैरायटी हम यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। कोई क्वेश्चन खुद भी तो करके देखिए आप, सॉल्यूशन में कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 55 नंबर, 55 क्वेश्चन में आपके पास में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपसे पूछे जिसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये मटेरियल बी मटेरियल दोनों का और परचेज भी दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मटेरियल के नाम, मटेरियल ए और दूसरा आपके पास है मटेरियल, अच्छा मटेरियल ए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्या करोगे, तो ओपनिंग आपके पास कितना है 10,000, परचेज कितना गया 52 और क्लोजिंग आपके पास है 6, तो आपके पास कितना लेगा, तो आपके पास रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा आपके पास है 9,000 27,000 11,000, कितना लिखेंगे, आप निकालो एवरेज स्टॉक, यानी एवरेज स्टॉक क्या आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, और ओपनिंग कितना है 10,000, क्लोजिंग कितना है डिवाइड बाय 2 8,000, ओपनिंग 9 क्लोजिंग 11 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, आइडिया इन्वेंटरी टर्नओवर रॉ मटेरियल कंज्यूम को किससे डिवाइड कर दो, एवरेज स्टॉक से, 56,000 डिवाइड बाय 8,000 और 25,000 को डिवाइड कर दो किससे 10,000, यानी कितना कितना लिखें 7 टाइम्स और 2.5 टाइम्स। अच्छा इन्होंने खाली आइडिया पूछा है आपसे, यदि इन्होंने इन्वेंटरी पीरियड भी पूछा होता आप अपना आंसर मंथ में निकाल सकते हैं, डेज में निकाल सकते हैं, वीक्स में निकाल सकते हैं, यदि डेज में आंसर निकालना हो तो 365, मंथ में निकालना चाहो तो 12 को बेच लो और वीक्स में निकालना चाहते तो 52, कितना लिखूं, डेज ले लेते हैं 365 डिवाइड बाय आईडी, मतलब 365 को आपने डिवाइड किया 7 से, 365 को डिवाइड किया आपने 2.5 से, क्या करेंगे बताओ जल्दी, 52 पूरा पूरा, तो फ्रैक्शन में आया था तो 52 लिख दिया हमने, कैलकुलेटर है सबके पास, 365 को आपने डिवाइड किया 2.5 से 146, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछो स्लो मूविंग कौन सा मटेरियल है, स्लो मूविंग, स्लो मूविंग समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, स्लो मूविंग का स्पीड क्या है, कंज्यूम होने की कम है, मटेरियल बी, आइडिया बताता है स्पीड, आइडिया बताता है स्पीड, और ये क्या बताता है स्टोरिंग पीरियड, कितने समय के लिए स्टोर करना पड़ता है, तो ए मटेरियल को 52 दिन के लिए स्टोर करना पड़ता है, बी मटेरियल को 140 दिन के लिए, इतना जिसको ज्यादा समय के लिए स्टोर करना है उसका उसका स्पीड क्या है कम है, स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग कौन सा है, ए मटेरियल, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग कौन सा है, फास्ट मूविंग ए मटेरियल है और स्लो मूविंग बी मटेरियल, नोट कर लीजिए। हो गया सबका, अच्छा लास्ट पॉइंट आपके पास रह गया, तो देखा इसमें देखा सबने, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्वेंटरी सिस्टम, दो तरीके के हमारे इन्वेंटरी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, इन्वेंटरी सिस्टम और मेथड में फर्क है, यदि मैं आपसे पूछूं सिस्टम कितने टॉपिक हो गए, कौन कौन से सिस्टम होते हैं,
periodic inventory system, और दूसरा आपके पास है दोनों में क्या फर्क होता है, क्या क्या डिफरेंस है? नाम सुना कभी मैंने आपने, क्या डिफरेंस है बताओ, जल्दी बताओ। और डिफरेंस का पहला बेस देखते हैं, बुक्स। periodic inventory system वो सिस्टम होता है जहाँ पे बुक्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। किस चीज को जानने के लिए, किस चीज को जानने के लिए कि जो स्टॉक आपके पास में बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, जो आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको जानने के लिए आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अब बुक्स में कौन कौन सा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक्स रिक्वायर्ड। अब कौन कौन सी बुक्स की बात चल रही है, कौन सी बुक्स की बात चल रही है बता सकते हो? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स, और एक आपके पास होता है जनरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम तो अभी बात करें मेडिकल की, मेडिकल से जनरल प्रॉब्लम का वैसे कोई लेना देना, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत, मेडिकल की बात चल रही है। जनरल प्रॉब्लम में तो क्या है, परचेज आपने मशीन खरीद पे की, तो वो ना तो सेल बुक में परचेज बुक में मशीन तो फिक्स है, हम तो गुड्स की बात करें ना, तो गुड्स का रिलेशन किससे है, परचेज से या सेल से या कैश बुक। जनरल प्रॉब्लम बात होता है अकाउंटिंग बुक का, उसका स्टॉक से कोई लेना देना। अच्छा बात बताइए, सेल बुक में कौन सी सेल आएगी, क्रेडिट सेल्स आ रही है यहाँ पे, सेल रिटर्न में सेल्स रिटर्न आ गई। अच्छा कैश बुक में हमें कैश सेल्स अभी पता चलेगा और क्रेडिट सेल्स अभी पता चलेगा, कैश सेल और कैश परचेज। कैश बुक से हमें कैश सेल और किसका पता चलेगा, कैश परचेज। अब ध्यान दीजिए, क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न और आपकी जो कैश सेल है, इन तीनों को यदि एक साथ ले लिया जाए तो क्या पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा, नेट सेल। ऐसे ही परचेज बुक क्या बताता है, क्रेडिट परचेजेस, परचेज रिटर्न, अब इन तीनों से हमें क्या पता चलेगा, परचेज कितना किया, कितना बेचा, कितना ओपनिंग स्टॉक है, आप उससे क्या निकाल सकते हो, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो परचेजेस क्या बताता है, कितना सामान खरीदा, सेल क्या बताएगा, कितना सामान बेचा, ओपनिंग स्टॉक पहले से पता होगा कितना, ओपनिंग में परचेजेस प्लस कर देंगे, टोटल सामान आ जाएगा, उसमें से कितना बेचा उसको क्या कर दोगे, माइनस स्टॉक को क्या पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना। तो यदि मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी चाहता हूँ, कितना क्लोजिंग स्टॉक में बचा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, पहले क्या जानना चाहता हूँ, क्वांटिटी कितनी है। तो उसके लिए मुझे दो तरीके के स्टॉक होते हैं सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा होता है प्रेडिक्टेबल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या कहता है, आपको यदि अपना आंसर बिना अकाउंटिंग बुक बनाए करने तो आप किसे बेस कर सकते हैं, पीरियोडिक। और यदि आपको अपनी अकाउंटिंग बुक बनाकर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है आपको गोडाउन में नहीं जाना, दो केस हो गए। यदि मैं अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करता हूँ गोडाउन में जाकर, कौन सा मेथड यूज करूंगा, पीरियोडिक। गोडाउन में जितना सामान आपको दिखाई दे रहा है समझ लो सारा का सारा अनसोल्ड है। भाई गोडाउन का मतलब क्या हुआ, अभी सामान बिका नहीं, तभी तो रॉ मटेरियल बराबर वहां पे यूज नहीं हुआ। तो जो रॉ मटेरियल आपको गोडाउन के अंदर दिखाई दे रहा है इसका मतलब अभी तक वो मटेरियल यूज नहीं हुआ, अनयूज मटेरियल है, दैट इज स्टॉक। तो उसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी गिनो और उसको रेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या अकाउंटिंग बुक बनानी पड़ेगी, क्या उसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है, तो मेरा तो कोई भी पर्सन होगा पढ़ा लिखा वो भी बता देगा, कम पढ़ा लिखा होगा वो भी बता देगा। सपोज करते हैं वहां पर तीन तरीके का मटेरियल रखा हुआ है, ये मटेरियल मैंने एक पर्सन को बुलाया, मैंने कहा ये मटेरियल है, सैंपल दे दो, ये बी मटेरियल है इसका सैंपल दे रहा हूँ, ये सी मटेरियल है इसका सैंपल दे रहा हूँ। सबके मैंने क्या करिए सैंपल दे दी, उससे कहा जाके गोडाउन में चेक कर जाओ ये कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कितने तरीके का सामान है वहां पर, ये मिलेगा 14 मिल जाएगा उसको। उसने सबको क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, उसकी क्वांटिटी एक पेपर पे लिख के लाकर मैंने बाद में से रेट से क्या कर दिया, क्या पता लग गया, ये मटेरियल कितने रुपए का बचा हुआ है, बी मटेरियल कितने का बचा है, सी मटेरियल कितने का बचा है। क्या उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, क्यों, काम बिना पढ़े लिखे बंदे से भी हो रहे हैं। अब तो पढ़े लिखे लोग कम यूज होंगे तो कम पढ़े लिखे लोग पैसे निकाल लेते हैं, उसका ये सिस्टम क्या है, कम कॉस्टली है, इफेक्टिव है, कॉस्ट सेविंग मेथड है। लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे होने का क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, ठीक है ना। अब पैसा एक्स्ट्रा मांगेंगे तो फिर उसके लिए हमारे को खर्चा भी करना पड़ेगा, एक उनको कंप्यूटर ला के देना पड़ेगा, एक उनके रूम बनवाना पड़ेगा, एक जगह किराया देनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा उनके लिए, तो खर्चे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। तो ऐसे कैसे फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा क्या, प्रोटेक्टिव इन्वेंटरी सिस्टम सेकंड मेथड में क्या फायदा है, आप जब चाहे अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग बुक देखनी है, गोडाउन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अकाउंट डिपार्टमेंट को फोन करो और उससे जब आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करानी है तो तब आपको इमीडिएटली आंसर दे देगा, जैसा कितना पड़ा हुआ था, इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना बचा, इतने पैसे, आसानी से जवाब मिलेगा। कितने देर में, एक दो मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। लेकिन यदि मुझे अपने स्टॉक की वैल्यूएशन गोडाउन में जाकर करनी है तो बार बार उस पर्सन को काम देना पड़ेगा गोडाउन में, और बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल की काउंटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल तो बार बार फैक्ट्री में आए और बार बार सुबह से लेकर शाम तक कई बार मटेरियल आएगा, कई बार मटेरियल आपके पास से जाएगा, आएगा क्यों, क्योंकि खरीद लो, जाएगा क्यों, कंज्यूम कर लो। तो हर थोड़ी देर में आप हर घंटे में आप एक बंदे को वहां पे गोडाउन में भेजोगे तो दिक्कत क्या आएगी, बार बार उसको काउंटिंग करनी पड़ेगी और दूसरा गेट बंद करना पड़ेगा, किसका गेट बंद करना पड़ेगा, गोडाउन का, क्योंकि वो गिन रहा था और गिनते गिनते नया मटेरियल जहां वो गिन के रखा था वहीं पे ला के रख दिया, उसकी सारी काउंटिंग कर देगी, लगेगी ना। तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल की काउंटिंग करते टाइम मुझे गोडाउन का मेन गेट क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, कितनी देर काउंटिंग करने में लगता है। और ऐसे में फैक्ट्री के अंदर वर्कर जो काम कर रहा है वो जोर से चिल्ला रहा है इस पे मैनेजर पे, ये जल्दी से मेरे को क्या ला के दो मटेरियल, परचेज मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर किसको फोन कर रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट को, ये मटेरियल वेस्ट है, वो कहते हैं काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग पूरी होते ही मेन गेट खुलेगा और आपको सामान भेज दिया जाएगा। तब तक हमारे वर्कर फैक्ट्री में करेंगे खाली, कौन से मटेरियल वर्कर खाली रहेंगे, पहले वाले में प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन कब होती है, गोडाउन
बाद कभी तो काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा मान लो ये आपके सामने रूम है, इसमें 3 गेट है, अब उससे कहा जाए बच्चों की काउंटिंग करके बताओ कितनी है। एक गेट से बच्चे आ रहे हैं, दूसरे से जा रहे हैं, दूसरे से आ रहे हैं, तीसरे से जा रहे हैं, किसी भी गेट से आ रहे हैं, किसी भी गेट से जा रहे हैं, किस किस पे ध्यान दो। काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, जैसे काउंटिंग करता हूं एक लाइन बता रहा 5 है, थोड़ी देर में 4 है, कभी 10 उस लाइन से ऊपर ही नहीं बात निकल पा रहा। समझ में आ रही? तो काउंटिंग कैसे होगी? तो सारे गेट क्या कर दूंगा, अपने स्टाफ को क्या बोलूंगा, राजीव को गेट क्या कर दो, गेट बंद हो गया, लगभग आप आएगा ना भाई, काउंटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल है, सिंपल तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, काम को बीच में रोकना पड़ता है। तो सारे पॉइंट नोट कर लो। यदि आपसे पूछे एग्जाम में थ्योरी के अंदर कौन से इन्वेंटरी सिस्टम में काम को बंद करना पड़ता है सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन के लिए, इसमें बंद करने की जरूरत नहीं होती। प्रोटेक्टर सस्ता महंगा है, महंगा कॉस्टली सिस्टम है, और ये लेस कॉस्टली सिस्टम, कम महंगा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट नोट करिए। पॉइंट नंबर 1 था आपका ये, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिफरेंस में, पॉइंट नंबर 2 क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क, काम को बंद करने की रिक्वायरमेंट होती है, पीरियोडिक में होती है, प्रोटेक्टर में काम को बंद करना पड़ा, क्योंकि काउंटिंग चल रही है, जब तक काउंटिंग चलेगी मटेरियल कितना तब तक सप्लाई को सप्लाई कर पाएगा मटेरियल में, और ना हम अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से भेज पाएंगे, तो काम क्या होगा बीच में रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें लो कॉस्ट होती है और इसमें हाई कॉस्ट होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जाके चेक करना पड़ता है, यहाँ पर जब बड़े लोग काम कर रहे हैं तो गोडाउन में जाकर देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, बिना जाए काम चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो अलग से ऑफिस में अलग है, जो स्टोर डिपार्टमेंट से वो अलग जगह पे होगा। हमारा गोडाउन फरीदाबाद में और हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लक्ष्मी नगर में, हम लोग स्टॉक वैल्यू कहाँ करवा रहे हैं, लक्ष्मी नगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब स्टॉक वैल्यू वाला लक्ष्मी नगर में, तो क्या काम बंद करना पड़ेगा मुझे, हरिद्वार से गुड़गांव से फरीदाबाद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन से मेथड में पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चलती है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स पता चलता है। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सीधा पता लगा सकते हैं, इसमें सीधा पता लगा सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो इसमें आप पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लगाते हैं पीरियोडिक में, और कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू बताइए सेकंड नंबर में। इस वाले केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेकंड नंबर पे आएगी और बाद में जाएगा, मतलब पहले जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकालेंगे, अभी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, ठीक है। सेल लिखना है यहाँ पर, लिखना है, हम यहाँ पर फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलो, जब मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स बनाऊंगा मुझे नेट परचेज से क्या पता लगेगा, कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी, परचेज से बताएगा कितनी क्वांटिटी खरीदी, सेल क्या बताएगा कितनी क्वांटिटी बेची, तो सेल से क्या पता लगता है क्वांटिटी सोल्ड, जो क्वांटिटी मैंने बेची उसको यदि मैं कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स पता चलेगा। यहाँ से क्या पता लगा क्वांटिटी परचेज, और एक ओपनिंग स्टॉक मेरे पास होगा, मेरे पास क्या होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या बताएगा क्वांटिटी कितनी ओपनिंग स्टॉक की, क्वांटिटी परचेज पता लग गया, क्वांटिटी सोल्ड पता चल गया, ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा बाद में। यदि मैं अकाउंटिंग बुक्स बना रहा हूँ तो अकाउंटिंग बुक्स में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से, परचेज पता लग गया, सेल पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक पता लगेगा बाद में। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स पता लगेगा, बाद में क्लोजिंग स्टॉक पता लगेगा। लेकिन यदि मैं फिजिकल की बात करता हूँ, फिजिकल का मतलब क्या हुआ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, यहाँ मैं पहले क्या पता लगा रहा हूँ गोडाउन में कितना सामान बचा हुआ है, मैंने अपने मेथड को क्या बोला ई मटेरियल चेक कर जाओ, ई मटेरियल चेक कर जाओ, उससे मैंने बोला था ये पता कर कितना बिका, पहले क्या पूछो कितना बिका या कितना बचा, उसमें पहले मेरी रिक्वायरमेंट है बचा हुआ सामान कितना है, तो पहले मेरी रिक्वायरमेंट है बचा हुआ सामान कितना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना। वापस एग्जाम में पूछ सकते हैं, सारे पॉइंट आ चुके हैं एग्जाम में, कौन से मेथड में पहले स्टॉक की वैल्यूएशन होती है पीरियोडिक में, कौन से मेथड में, कौन से सिस्टम में, कौन से सिस्टम में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू निकलती है, प्रोटेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू पहले किसमें निकलती है, प्रोटेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पहले कहां निकलती है पीरियोडिक में। हमेशा याद किसको रखते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर को याद नहीं रखता। ठीक है समझ। चलिए क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ये 45 क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे। अभी हमने गोडाउन में जाके सबसे पहले क्या देखा क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसको कॉस्ट पर यूनिट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो प्लस क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल आपको पता होती है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता होता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड आपको पता ही होती है और आप उसे कॉस्ट पर यूनिट से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये सब कुछ बताते हैं मेरे को। वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी मेडिकल की, ना मैं वेजेस की बात कर रहा हूँ ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ मेडिकल। ये क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स होंगे बनेंगे, बट अभी हम क्वेश्चन नहीं उसमें ना तो मेडिकल वेजेस होगा ना कोई फैक्ट्री एक्सपेंस की बात होगी, ठीक है। देखिए 45 क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन है जिसको मैं पीरियोडिक मेथड से भी करवाऊंगा साथ में प्रोटेक्चुअल इन्वेंटरी से। ज़्यादा टाइम किसमें लगना है, इसमें आपको बुक्स बनानी पड़ती है, बुक्स का मतलब 16 कार्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पर। एक पॉइंट और लिख सकते हो, स्टोर लेजर कार्ड, इसमें नोटिफाइड बनाने की जरूरत नहीं है, और इसमें बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में स्टोर लेजर कार्ड, जिसमें मैंने लिखा था डेट पर्टिकुलर परचेज इशू बैलेंस, उस फॉर्मेट को कहते हैं स्टोर लेजर कार्ड। वो पीरियोडिक मेथड में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पर्सन गोडाउन में मटेरियल चेक करने गए उसको क्या
पता मैंने कितना खरीदा था, कितना बेचा, कितना यूज किया, कितना वापस किया, वो तो किसको चेक करके कितना सामान गोडाउन में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नाम है फिजिकल मैट्रिक। फिजिकल मैट्रिक को नाम दिया गया periodic को, क्योंकि फिजिकली जाकर हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करें। बड़े स्टार्ट करें। 45 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड एंड LIFO मेथड। सिस्टम तो दो गए, अब सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? मेथड। तो मेथड भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें यहाँ पे कितने मेथड यूज करने हैं? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO का मतलब जो सामान पहले खरीदा पहले उसे यूज करो, और LIFO का मतलब बाद में खरीदा उसे पहले यूज करो। ऐसा क्यों मतलब? पहले खरीदा पहले यूज करें तो FIFO मेथड मान के चलते कहाँ एप्लीकेबल है? एनी केबल गुड्स में। तो जल्दी खराब होने वाली नीचे गुड्स होते हैं, वहाँ पे हमें पहले पुराना सामान निकाल देना चाहिए और बाद में कौन सा? तो पुराना सामान जल्दी खराब होगा तो कितना जल्दी बिक जाएगा, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और LIFO का यूज होता है जहाँ पे कस्टमर को नए सामान के बारे में पहले, पुराने सामान के बारे में बाद में, ठीक है ना? अच्छा ऐसा क्या होता है LIFO के अंदर कि यहाँ पहले दिखा रहे हैं पुराना बाद में? बोलो भाई, यार सामान पहले दिखा रहे हैं बाद में पुराना क्यों? तो जवाब दोगे? देखिए कस्टमर पुराने सामान की तो जानकारी रखते ही है। अब हम एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, कौन सी हमें 2022 में, और दुकानदार के पास एक मॉडल 2010 वाला भी पड़ा हुआ है, 11 वाला भी पड़ा है, 12 वाला भी पड़ा है, 13 वाला भी पड़ा है, 14 वाला भी पड़ा है। 10 में दुकान खोली थी 2022 आ गया, 10 से लेकर 22 तक के अभी हर मॉडल का एक मोबाइल उसके पास पड़ा हुआ। आपने एक मोबाइल दिखाओ, उसने 2010 वाला मोबाइल आपको दिखाया, ठीक है? तो 2010 वाला मोबाइल आपने खोल के देखा, आपने कहा इसमें तो जो रिक्वायरमेंट मेरी है वो फुलफिल नहीं होगी। उस समय एंड्रॉइड सिस्टम नहीं था और आपको एडी नहीं मिल पा रही, पसंद आएगा मोबाइल, उन्होंने थोड़ा 2010 वाला रखो, 11 वाला दिखाता हूँ आपको। 11 वाला 10 से थोड़ा सा अपडेट था बट आज के हिसाब से बहुत पीछे। 11 वाला आपने कौन सा ले लिया? कुछ में क्या होगा? मन क्या करोगे आपका मोबाइल और उसको मुंह पे मारकर भाग दूंगा, कर नहीं पाओगे, उल्टा सीधा बोल के वहां से निकल जाओ। इससे दुकानदार की सेल क्या होगी? होगी नहीं ना। उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? कस्टमर को दुकान पे रोक के रखने के लिए पहले कस्टमर से पूछो क्या चाहता है, उसने कहा मोबाइल चाहिए लेटेस्ट, उससे पूछो रेंज क्या है, उससे पूछो मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी थी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ। अब उसे कहा कि मुझे 50,000 तक का मोबाइल चाहिए, तो 50,000 के जितने भी रेंज वाले मोबाइल आपका सब दिखा दो, कोई ना कोई इसको पसंद आ जाए। तो कहते हैं वैसे थोड़ा सा और लो पे लगे, फीचर वाले थोड़े से कम दो ना, 40 वाली रेंज दिखाओ, 30 वाली दिखाओ, 2010 रुपये धीरे धीरे करके, ठीक है? रिक्वायरमेंट कैसी है? तो ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जैसे कस्टमर खरीदना चाहता है। दिवाली के टाइम आप गिफ्ट खरीदना चाहते हो, किसके लिए? अपने लिए। फॉर्मा चेक कर दो सामान कैसे, देने के लिए मुझे पैक कर दे, चेक करने की जरूरत नहीं है। सही बात बोला नहीं बोला? देने के लिए सामान चाहिए, कभी देखा एक्सपायरी डेट उसे क्या सामान पैक कर, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, बोलने के बाद तो हम जाते होंगे ना तब तक उसके घर से। और 99% दिवाली के टाइम पे लोग पैकेट खोल के भी देखते हैं, इधर आया 10 मिनट में दूसरे के देखते, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और कई बार किस्मत इतनी अच्छी होती है घूम के हमारे यहाँ आता है। बात को सुनो, क्या क्यों है आपको कुछ भी? तो 2010 वाला भी देखेगा, लेकिन मैंने किसी को गिफ्ट करना है और मैंने कहा रेंज होना चाहिए 7,000 वाला, आप से दुकानदार क्या करेगा? भाई 8,000 वाला कौन जिसको देगा वो खोल के देखेगा, तब उसको पता चलेगा कम है 22 में 2010 वाला। तो LIFO में कहानी होता है जहाँ पे दुकानदार को पता है कि मैंने लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं दिखाया, तो कस्टमर यहाँ पे रुकेगा, इमीडिएटली दुकान से चला जाएगा, खुद तो जाएगा लेगा, आगे जितने लोगों को जानता है सबको मना करेगा यार इसका नया सामान तो होता नहीं, कौन सा सामान है पुराना। तो रेपुटेशन को बचाने के लिए करना पड़ेगा, पहले कस्टमर को क्या दिखाना पड़ेगा? फ्रेश लेटेस्ट गुड्स, बाद में पुराना। बस समझ में? 45 क्वेश्चन में हमें पहला आंसर किससे देना है? कौन सा मेथड यूज करना है? FIFO है और LIFO है। सिस्टम कौन सा है? पहले तो सिस्टम को देखो, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो आपके पास क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, रेट का मतलब कॉस्ट पर। यहाँ पे डेट आपको देखिए, स्टॉक इन हैंड फर्स्ट मार्च कितनी रेट आपके पास? 400 ओपनिंग स्टॉक। रेट कितना आपके पास में? 7 रुपये 50 पैसे। जब आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करते हैं तो किसको इग्नोर करना, ध्यान रखना, इग्नोर सेल डेट। कौन सा सामान का बिका उस डेट से हमें कोई मतलब, तो किसको याद रखते हैं? परचेज देखो, परचेज कितनी कितनी बाकी थी आपने, 600 किया 8 रुपये के हिसाब से, फिर 500, फिर कितने के हिसाब से, टोटल सामान कितना है? परचेज आपको प्लस करना पड़ेगा। P1 का होता है पहली परचेज, P2 P3 P4, कितने बार मटेरियल खरीदा? 4 बार मटेरियल खरीदा, टोटल आपका मटेरियल कितना हो गया? टोटल 250। इसमें से सेल कितना किया? सोल्ड कितना है? सोल्ड का टोटल पता लगाओ कितना है? सोल्ड का टोटल कितना है? टोटल आपने सेल किया 300 500 400 500 200 1900। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? आपको आंसर किसका निकालना है? 300 का। 2200 में से 1900 माइनस कर दिया, कितना देगा? 300। आपको 300 का आंसर निकालना है। 300 का आंसर निकालना है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से। इस सिस्टम में हमें क्या करना होता है? ये देखना पड़ेगा कि ये 300 में तो 300 आपके पास बचा हुआ उसका रेट क्या है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को रेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये तो बताया मैंने आपको भी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे निकालें जल्दी बताओ। तो ये मैंने 1900 यूनिट, ये ध्यान दीजिए एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी आगे क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर कितने मेथड है? एक FIFO और दूसरा FIFO के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से इन 1900 में मैंने सबसे पहले कैसे यूज किया होगा? हाँ जी, FIFO मेथड में मुझे कितनी यूनिट कंज्यूम करनी है, तो 1900 में मैंने पहले किसको यूज किया, फिर कितना हो गया? 1500 हो गया, फिर किसको? 400। इसका मतलब ये 400 हो गया, ये 8 वाला, ये 9 वाला हो गया, उसका ना मेरे पास जो बचा हुआ है 300, वो किसमें से बचा हुआ है? 9.5 के हिसाब से। तो FIFO के हिसाब से यदि मैं FIFO के हिसाब से अपना आंसर निकालता हूँ तो 300 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? कितना आ जाएगा आंसर? क्लोजिंग स्टॉक का आंसर FIFO मेथड से कितना आ गया? 250। अब यही आंसर यदि मुझे किससे निकालना है? LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो LIFO के हिसाब से पहले कैसे यूज करूंगा? 1900 में उल्टा चलेंगे, 1900 यूनिट में हम पहले कैसे यूज करेंगे? 300, पहले 300 ये चला गया, फिर ये भी चला गया, फिर
400 में से 100 तो ये 300 बच गया, उसके अंदर लिखो के हिसाब से लास्ट सिंपल सॉल्व के हिसाब से 300 यूनिट इसमें से बची है 400 में से, 400 में से 100 तो चला गया ना, तो बचा कितना 300, 300 कितना है, कितना लिखो, लिखो बराबर। उसमें मुझे कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम फटाफट से होता है। टाइम कहाँ पे लगना आपको, जब आप टेक्निकल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कहते हैं अकाउंटिंग मेथड, इसमें आपको स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ता है। स्टोर लेजर कार्ड का मतलब क्या, आप कब खरीदा कब बेचा, सभी के टाइमिंग को कंसीडर करना पड़ता है। आप हम सेल के टाइम को कंसीडर नहीं करते, बस सेल की टोटल क्वांटिटी ढूंढने तक कितनी है। आप दूसरा मेथड यूज करेंगे, उसमें आपको हर दिन कितना सामान बेचा है उस तारीख को भी कंसीडर करना है, क्योंकि वहाँ डेट के हिसाब से स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। ओके, ठीक है आपने, तो अभी अपना आंसर हमने किससे निकाल लिया, पीरियोडिक इन्वेंटरी से। किससे निकाले, पर्टिकुलर इन्वेंटरी सिस्टम। नॉर्मली हमारे तीन मेथड यूज होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। दो क्वेश्चन, तीसरा भी मैं बाद में इसमें, ताकि एक ही क्वेश्चन में तीन हो जाए। जरा अभी क्वेश्चन ले सकते हैं, चलो 51 निकल आऊंगा, ठीक है, ये सस्ते में रहेगा आंसर, क्या करें, हो गया सब, क्या सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, उस टेबल का नामकरण कर देते हैं। अच्छा, मेथड का नाम क्या है, प्रेडिक्टेबल इन्वेंटरी सिस्टम। यहाँ पे मैंने लिखा स्टोर, कौन सा मेथड यूज करें, फीफो मेथड। अच्छा, आपको याद होगा मैंने 27 में फॉर्मेट बनाया था, वो यही था। सबसे पहले क्या था, डेट फिर क्या लिखा आपने, जब आपके पास रिसीव या परचेस, परचेस में मैंने तीन चीजें लिखाई थी, क्वांटिटी, पर यूनिट, क्वांटिटी पर यूनिट, सेल मटेरियल लिखते हैं, इशू लिखते हैं, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे मटेरियल को, फैक्ट्री में भेज रहे हैं, तो भेजने को हम बोलते हैं इशू। कौन सा मेथड यूज हो रहा है, फीफो, और सिस्टम कौन सा है, अभी सबसे पहले डेट कौन सी है, सबसे पहले डेट कौन सी है, 1 मार्च। ये 31 मार्च का तो स्टॉक का अमाउंट निकालना है, मार्च, यहाँ पे हमने ऊपर मंथ लिख दिया, यहाँ पे आप क्या सकते हैं 1 मार्च, यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, या ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 400 यूनिट है, और रेट आपके पास 7.5, अमाउंट कितना रहेगा, ठीक है। अगर शुरू में हमने कुछ लिखना नहीं, इसलिए डैश लगा सकते हैं, खाली जगह भी छोड़ सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस वाला सीधा बैलेंस को देखोगे जाके। अब तारीख कौन सी आ गई, एक तारीख के बाद कौन सी तारीख आती है, 5 या 3, 3 तारीख आती है, फिर तो पहले कौन सी डेट है, 3 तारीख, 3 को लेकर चलना पड़ेगा। 3 तारीख जो है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को बताता है, परचेस को या इशू को, कितना इशू किया आपने, कितना इशू किया आपने, 300, 400 में से 300 चला गया, 400 में से 300 चला गया तो कितना बच गया, 100 बच गया। 400 में से 300 चला गया तो कितना बच गया, 100। तो 2250 रुपए का मटेरियल आपने भेज दिया है, और 750 का मटेरियल अभी भी आपके पास में बचा हुआ है। हो गया, आगे देखिए, अभी 3 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई, 5 तारीख, 5 तारीख को हमने क्या देखा, हमने 600 यूनिट खरीदी है, यहाँ तो हम लिख देंगे इशू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेस। कितना परचेस किया, 600 यूनिट, कितने रुपए से, 4800। अब इनको मतलब एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सामान को अलग अलग रखना पड़ेगा, पुराने सामान को अलग, नए सामान को अलग, ताकि इशू के टाइम पे पता चल सके पुराना सामान कितना बचा हुआ है, नया सामान कितना है, और कितना यूज हो गया, ठीक है ना भाई। अब 5 तारीख कौन सी तारीख आ गई, 10 तारीख, 10 तारीख को आपने क्या किया, कितना मटेरियल इशू कर दिया, 500, 500 किस में से जाएगा, 500 किस में से जाएगा, 100 में से, 100 में से जाएगा, 500 इशू करने के पहले 100 यूज कर दिया, 500 में से पहले 100 यूज कर लिया, कितना बच गया, 400। अब 400 जो मटेरियल आपके पास में इशू होगा वो किस में से जाएगा, 600 में से, समझ के लिखो, अभी मत लिखो, 500 यूनिट में इशू कर रहा हूँ, 500 में पहले मैं किसको यूज करूंगा, 100 को, तो मुझे कितना और इशू करना है, 400, पता कैसे चला, टोटल कितना देना है, 500 में से 100 तो जा चुका, कितना जाना है, 400, तो 500 से लिखने के लिए तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब 400 किस में से जाएगा, 600 में से 600 का कितना 8, तो 200 बच जाएगा, कितना लिखूं, 10 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई, 15 तारीख, 15 तारीख को फिर आपने क्या किया, परचेस किया, तो दिक्कत है, परचेस करोगे तो कितना परचेस करोगे, 500 यूनिट आपने परचेस किया, कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए में, आपके पास 200 तो पहले से बचा हुआ है, 200 यूनिट तो पहले से बची है, 8 रुपए के हिसाब से 1600, और आपने नया 500 यूनिट ऑर्डर दिया 9 रुपए के हिसाब से, कितने का, ये सारी चीज आपने पहले भी सीखी हुई है फाउंडेशन लेवल में, चैंपियन मान के चलना पड़ेगा आपको, assumption पता नहीं कितनी सही है, टेबल मैंने पहले बना कर रखी थी, मैंने कहा बहुत टाइम प्रॉब्लम पड़ती है। तो अभी तक हमने 15 तारीख तक की सारी ट्रांजेक्शन पूरी कर ली, 1 तारीख से 15 तारीख में 5 कैलकुलेशन आ चुकी है, एक ओपनिंग, 2 बार इशू, 2 बार परचेस।
में पहले किसको दोगे 200 यूनिट और बाकी का 200 किसमें से जाएगा 500 पीको क्या कहता है पहले आया पहले जाएगा तो 200 500 में पहले क्या 200 हो जाएगा फिर किसमें से जाएगा 500 में वो कर लिया समझे करो बराबर से को दिक्कत है डाउट है दोबारा समझा देता हूं बोलो अभी क्वांटिटी कितनी थी 100 रिपीट करना है कैलकुलेशन को दोबारा समझाना है हो गया समझ में आ गया एक बार और समझ लो देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 400 यूनिट आपने 300 यूनिट इशू कर दिया इशू करने का मतलब है मेटेरियल को स्टोर से कहां पे भेज दिया फैक्ट्री में तो 400 में से 300 चला गया तो बचा कितना 100 400 का 7.5 है तो जो गया होगा 7.5 है और जो बच गया होगा 7.5 7.5 है फिर आपने 5 तारीख को 600 यूनिट परचेज करी 100 पहले से था 600 खरीद लिया 100 पहले से था 600 खरीद लिया आपके पास हो गया टोटल 700 10 तारीख को आपने 500 यूनिट इशू कर दी मटेरियल की फैक्ट्री में स्टोर से तो आपने 10 तारीख को 500 यूनिट इशू किया फीफो मेथड के हिसाब से आपको 500 यूनिट पहले किसमें से भेजनी पड़ेगी 100 में से और बाकी का 400 किसमें से भेजोगे 600 में से तो 600 में से 400 तो आ गई और 200 के बदले और 100 यहाँ पे किसी को दिक्कत है एरो डाल कर सकते हैं आंसर से ठीक है अब आपका 200 बचा किसमें से 600 में से 600 पर 8 है तो 200 पर 8 भी 8 फिर आपने खरीद लिया 500 इसका रेट है 9 200 यूनिट पहले से दी 500 आपने ऑर्डर दी तो बाद में खरीदा वो बाद में लिखा है तो पहले खरीदा वो पहले यहाँ तक हो गया सबका अब हमने कितनी यूनिट इशू कर दी 17 तारीख को 400 यूनिट तो ये टेबल कंटिन्यू रहेगी अगले पेज पे चलता हूं मैं जब मैं अगले पेज पे आया तो ऊपर की सारी चीजें आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी यदि आपकी दो टेबल बना दें और एक ही टेबल बनाते हैं तो एक ही टेबल में काम हो जाएगा आपका एक ही टेबल में काम हो जाएगा क्योंकि पेपर बड़े साइज का होता है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट मुझे तो लिख के दिखाना पड़ेगा हाँ जी जल्दी बताइए 400 यूनिट हमने इशू कर दी कितने में से पहले 200 में से 8 रुपये वाला 1600 और फिर 200 किसमें से 9 रुपये वाला तो आपका 300 बच गया 9 रुपये वाला किसी को दिक्कत यहाँ से अब कौन सी तारीख थी 17 मार्च थी और आपने किया था इशू 17 के बाद कौन सी तारीख आ गई 25 मार्च को क्या किया कितना खरीदा 3.5 3400 में अब 300 यूनिट तो पहले से आपके पास में 9 रुपये वाला और 400 यूनिट आपने ऑर्डर दी 26 मार्च को आपने क्या किया परचेज किया इशू 500 यूनिट पहले कौन सा रहेगा बाकी का 300 तो यहाँ चला गया ये 200 यहाँ गया और 200 बच गया इस तरीके का 9 पे इस तरीके का 8.5 कितना लिखूं 26 का कौन सी तारीख आ गई 30 तारीख 30 को क्या किया कितना 9.5 रुपये के हिसाब से खरीदा 250 200 तो पहले से है 200 तो पहले से है और 300 आपने और खरीद लिया कोई दिक्कत इसमें अब कौन सी तारीख आ गई 31 मार्च को क्या किया परचेज किया इशू कितना इशू किया किसमें से जाएगा ये वाला 200 पूरा का पूरा 200 आपने यूज कर लिया तो ये तो बच गया आपसे मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दो कितना आंसर बताओगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ गई 300 यूनिट 300 यूनिट और वैल्यू कितनी बताओगे 2850 कौन सा मेथड है फीफो सिस्टम कौन सा इंटेलेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम समझना है टाइम ज्यादा खर्च हो रहा है पहले वाला टाइम कर रहा था बहुत ही कम लग रहा एक ही बार में लिखो फीफो दोनों से आंसर निकाल देता अब इसी क्वेश्चन को कैसे करके दिखाना है लिखो लास्ट सेम फर्स्ट आउट समझ आ गई सबको तो लोग लिखो से कर सकते हैं जल्दी से करो और मुझे आंसर बताओ कितना लास्ट सेम फर्स्ट आउट लिखो देखिए क्वेश्चन अब हम कैसे करते हैं दो लेजर कार्ड यूज करें लिखो मेथड
परचेज इशू बैलेंस। 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट आपके पास है, जिसका रेट कितना था? 7.5 रुपये। वैल्यू थी आपके पास में 3,000। आगे क्वेश्चन में 1 तारीख के बाद आगे 3 तारीख। 3 तारीख को आपने मटेरियल इशू कर दिया। कितना मटेरियल इशू किया? 300। तो 400 में से 300 चला गया, बचा कितना? 100। अभी 3 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई? 5 तारीख। 5 तारीख को आपने परचेज किया। कितना परचेज किया? 600। तो 100 तो पहले था ही आपके पास में, 100 तो पहले से था आपके पास, 600 आपने और दे दिया। कितने में खरीदा? 8 रुपये के हिसाब से 48 होगा। ठीक है ना? अब आपके पास अगर 5 तारीख के बाद में 10 तारीख को जिस दिन आपने इशू किया, कितना इशू किया? 500। कौन सा मेथड यूज करें? लिफो। लिखना बंद करें, समझे? 500 यूनिट आपने इशू किया है, किसमें से इशू किया? लिफो मेथड, मतलब लास्ट सेम फर्स्ट आउट। तो लास्ट कौन सा इन दोनों में से? इन दोनों में लास्ट कौन सा? 100 या 600? 600। तो 600 में से कितना चला गया? 600 में से 500 चला गया। यदि 600 में से 500 चला गया, बाकी का तो 100 बच गया ना। और जो ऊपर वाला 100 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो लिफो मेथड में क्या होता है? आउटडेटेड गुड्स, पुराना गुड्स क्या होता है? ज्यादा होता है। पुराना गुड्स बचता जाएगा, बचता जाएगा, बचता जाएगा। क्योंकि पहले किसको यूज करें? नए सामान को। तो पुराना यूज नहीं हो पाता, इसलिए आउटडेटेड सामान किसमें ज्यादा होता है? आउटडेटेड गुड्स किसमें ज्यादा होता है? लिफो। लास्ट सेम फर्स्ट आउट। ठीक है? रिपीट करना है या समझ में आ गया उसे? आगे अब 10 तारीख कौन सी तारीख थी? 15 तारीख को आपने क्या किया? परचेज किया। कितना किया? 500। 500 कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से 4500 में। अब 100 तो पहले से था, 7.5 वाला। 100 8 रुपये वाला और 500 यहाँ खरीद दिया 9 रुपये वाला। तो आपके पास तो 3 तरीके का स्टॉक हो गया। 3 तरीके का सामान हो गया। 750, 800 कितना है? 4500। ठीक है ना? 750, 800 कितना हो गया? 4500। हमको दिक्कत है इसमें। 15 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई? 17। 17 तारीख को कितनी यूनिट इशू किया आपने? 400। तो 400 किसमें से जाएगी? 500 में से जाएगी। 400 यूनिट कितने में से जाएगी? 500 में से। नोट कर लिया सबने? चलो आगे। क्या कोई हो गया सबका? तो अब मुझे 400 यूनिट देनी है फैक्ट्री के अंदर। उन 400 यूनिट को मैं लिखो लास्ट में फर्स्ट आउट में, लास्ट कौन सा? 500। तो 500 में से 400 जाएगा, इसमें से भी क्या बच जाएगा? 100। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, मतलब जगह कम थी मेरे पास है, वैसे तो एग्जाम में एक ही फॉर्मेट में पूरा हो जाएगा। तो आपके साथ क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट, पहले भी लाइन को मैं छोड़ा हूँ तो जगह कम थी, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने इशू कर दिया कितना? 17 तारीख को हमने इशू किया 400। तो 400 को इशू किया वो किसमें से किया था? 500 में से। तो उसने पहले दो तो 100 तो आगे बच जाएंगे। अब तो 400 उसमें से 500 में से 400 चला गया, लास्ट वाला 9 रुपये वाला। 100 अभी भी बचा हुआ है, 7.5 वाला बचा हुआ है, 8 वाला बच गया 750। एक बार फिर समझ लो, पहले दो तो बचे रहेंगे ना। 500 में से 400 चला गया, 500 में से 400 जाने का 100 तो बच गया। तो 100, 7.5 वाला 100, 8 वाला 100, 9 वाला, तीनों 100 बच गए। 17 तारीख बाद कौन सी तारीख आ गई? 25 तारीख को क्या किया? कितना? 400 यूनिट आपने परचेज किया, कितना रुपये वाला? 8.5 रुपये वाला, मतलब 3400 में। तो यहाँ तो लाइन लग गई है। लाइन लगने का मतलब पुराना सामान खत्म नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपने 400 और खरीद लिया। ठीक है ना? अब 25 का कौन सी तारीख आ गई? 26 को आपने इशू कर दिया 500। 500 लीफो मेथड के हिसाब से पहले किसमें से जाएगा? 400 में से। ठीक है ना? पहले हमने 400 इशू कर दिया वाला, इस पर टिक लगा लो। कितना वाला है? अच्छा 26 तारीख को इशू कितना करना है? 500। 500 में से 400 चला गया, अब 1100 ले लो। उसमें ये दो बच गए, वो बच गया, वो बच गया, ऐसे का वैसे रहेगा। जो सामान नहीं यूज हुआ वो तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हम क्या देखें इस मेथड में? पुराना सामान एक बार बच गया तो समझ लो बचेगा, जब तक कि सारा मटेरियल यूज ना हो जाए। अब 26 का कौन सी तारीख आ गई? 30 तारीख को क्या किया? कितना? 300 परचेज किया 9.5 रुपये के हिसाब से। कितना लिखूं? 250, यहाँ पे 100, 100, 7.5, 8, 9.5, 750, 800 और कितना लिखूं? 250, 50। आगे सर। अब आगे 31 तारीख। आगे 31 तारीख को कितना मटेरियल आपने इशू कर दिया? तो 31 तारीख को जब 200 यूनिट इशू करोगे तो किसमें से करोगे? 300 में से करोगे। 31 तारीख को जब आप 200 यूनिट इशू करोगे तो किसमें से करोगे? 300 में से। तो इसमें से भी 100 बच जाएगी, इसमें से भी 100 बच जाएगा। तो आप ऐसे समझो, तो बैलेंस वाला कॉलम है क्वांटिटी रेट अमाउंट, और एक आपका इशू क्वांटिटी रेट
कितना इशू करे 200 कितने वाला कितना लिखूं तो 100 आपके पास 3 बचेंगे एक 7.5 वाला 750 और ये आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है तो तीनों को प्लस कर दो 2500 तो लिफो मेथड से लास्ट टाइम 100 मेथड के हिसाब से आपका आंसर कितना आएगा 300 यूनिट का 25 सारा टाइम इसमें लगना आपका 1 मिनट बनाने टेबल करने में तो टाइम कम लगना है आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में खत्म 51 क्वेश्चन देखो अभी 51 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन है एक बार लिफो भी यूज करना है एक बार फिफो भी यूज करना है सेम क्वेश्चन है अब आपको अगर इसमें तो आपने लिफो फिफो दोनों यूज किया फर्क है एक ही टेबल में पहले लिफो से काम करना फिर से करना है लिफो से क्वेश्चन नंबर 51 मैन्युफैक्चर शुरू में कहता था मुझे लिफो यूज करना है अभी कहता मैं फिफो यूज कर रहा हूं उसकी मर्जी है कोई सा भी मेथड यूज करे यदि कोई मेथड आप गलत यूज कर रहे हो बाद में आपको होशियारी तो क्या करोगे गलती कंटिन्यू रखोगे सही करोगे सही करेंगे इस पॉइंट से इंस्पायर हो गए क्वेश्चन नंबर 51 बन गया अभी 51 क्वेश्चन देखिए 51 क्या नंबर 51 प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एक्स वाई लिमिटेड की आपको ट्रांजैक्शन करके जैसे स्टोर लेजर कार्ड बनाना है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है 200 यूनिट और रेट आपके पास कितना है 10 रुपए पर यूनिट रिसीट आपने किया 250 यूनिट और कॉस्टिंग कितनी है इसकी 2000 अच्छा सोच समझ के बताना 2000 रुपए पर यूनिट रेट है 2000 रुपए टोटल अमाउंट है 2000 रुपए टोटल अमाउंट है तो पर यूनिट निकालने के लिए 2000 को 250 से क्या करना होगा ये भाई कोई काम करते हैं कितना निकालेगा 8 रुपए निकालेगा तो कौन सा क्वेश्चन लिखा है 51 क्या बनाना है स्टोर लेजर कार्ड बनाना है हम क्या लिखते हैं यहां पर परचेज इशू बैलेंस मंथ आपके पास है भाई अप्रैल क्वांटिटी रेट अमाउंट फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में यानी फॉर्मेट आप बात करना पहले क्वेश्चन को समझो समझ में आएगा तभी लिख पाओगे क्वेश्चन में बस अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है 200 यूनिट और जिसका रेट कितना है 10 रुपए तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस कोई भी नाम दे सकते हैं कितनी यूनिट है 200 यूनिट का रेट कितना है 10 रुपए वैल्यू कितनी है 2000 रिसीट कितना है रिसीट कितना है 250 यूनिट है कॉस्टिंग कितना है 2000 अब एक तारीख के बाद आती है 5 तारीख डेट पे बड़ा ध्यान रखना है 5 तारीख को आपने कितने यूनिट परचेज किया 250 यूनिट आपने परचेज किया कितने रुपए में तो कितने क्वेश्चन में पहले रेट दे रखा था फिर अमाउंट निकाला इसमें अमाउंट दे रखा है रेट निकालने के लिए 2000 को 250 से डिवाइड करो कितना आएगा 8 रुपए आएगा समझ में सबसे सबको अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है लास्ट में द इशू अप टू 10 अप्रैल 14 विल बी प्राइस एट लिफो एंड 11 अप्रैल ऑनवर्ड मेथड कौन सा होगा लिफो मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही महीने में 10 अप्रैल तक मेथड कौन सा यूज करना है लिफो और 11 अप्रैल से मेथड कौन सा यूज करना है लिफो तो अभी हमने खरीदा है खरीदने में टेंशन नहीं होती दिक्कत कहां होती है इशू करने में यानी 5 तारीख के बाद 8 तारीख को भी आपने खरीदा है खरीदा ही है रिसीट हमने परचेज किया कितना कितने में 1275 रुपए में पर यूनिट कितना हुआ 1.8 रुपए तो मतलब आपके पास में 3 तरीके का सामान हो गया आपके पास में 3 तरीके का सामान हो गया 3 तरीके का रेट हो गया मतलब मटेरियल का बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें अब आगे 8 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई 10 तारीख 10 तारीख को हमने क्या किया इशू किया लिखना बंद करो समझो यानी 10 तारीख को हमने इशू किया 10 तारीख को हम कर रहे हैं इशू मतलब कि मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं कितना कंज्यूम कर रहे हैं 100 क्वेश्चन में क्या लिखा था 10 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक कौन सा मेथड यूज करना है लास्ट टाइम 10 और 11 अप्रैल से आपका मेथड लिफो से क्या हो जाएगा तो अभी मैं कौन सी तारीख को 10 पे या 11 पे तो 10 पे तो कौन सा मेथड यूज होगा मैंने अपनी प्रॉब्लम को टोटली लिख दिया लिफो अब लिफो के हिसाब से इन तीनों में आखिरी वाला कौन सा सामान है तो 150 में से 100 चला गया 150 में से 100 चला गया 8.5 रुपये वाला 850 तो इस बार पहले के दोनों क्वांटिटी बचेंगे और इसमें से 50 बचेगी भाई इसमें से 100 जा चुका और 50 बच गया किसी को दिक्कत है एरो डाल के कर सकते हैं जैसे नहीं किया कितना लिखूं 2000 2400 अरे 10 तारीख तक की किसी को कोई दिक्कत है एडमिशन अब कौन सी तारीख आ गई अंदर को क्या किया परचेज किया खरीदा है कितना खरीदा है 50 यूनिट खरीदिए कितने में खरीदिए 500 तो रेट पर यूनिट कितना आएगा अब पहले से सामान कितना था 200 250 और 50 नया खरीद लिया कितना लिखूं 2000 425 बोलो किसी को दिक्कत मैं सोचो कि आगे क्वेश्चन जाना है तो हाँ करते हैं क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम से बाकी तो मेन क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन करोगे सोचते हो यही एग्जाम में आना तो कोई एनर्जी यूज कर पाओगे बोलो भाई 15 तारीख तक किसी को दिक्कत 15 के बाद कौन सी तारीख आ गई 20 तारीख आ गई 20 तारीख में बैठक में 20 तारीख को क्या लिखा है शॉर्टेज का मतलब क्या है लेकिन आपके पास से जा चुका और आप उसे लिखना भूल गए तो जा चुका ना मतलब क्या आपके लिए इशू है तो आप इसे इशू ना लिख के क्या लिखोगे शॉर्टेज ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे इशू के तरह जहां तक नोट करिए सबने नहीं तो बराबर से
कौन सी तारीख का है? 20 तारीख। 20 तारीख को क्या शॉर्टेज है? यहाँ पे हमने लिखा परचेज इशू बैलेंस। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में रो में जगह लिख रहा हूं मैं, कौन सी तारीख है? 20 तारीख। 20 तारीख को क्वेश्चन में क्या लिखा है? शॉर्टेज का मतलब वो मटेरियल जा चुका है लेकिन लिखना भूल गए थे, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? इशू। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा था? 11 तारीख से कौन सा मटेरियल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा? ठीक हो, हम कौन सी तारीख पे? 20 तारीख। तो 20 तारीख में दो बातों का ध्यान रखना है, शॉर्टेज जब भी लिखा हो क्वेश्चन में क्या मान के चलना है? इशू। और मेथड कौन सा यूज करना है? अभी फीफो मेथड यूज करना है। अब फीफो के हिसाब से ध्यान दीजिए, फीफो के हिसाब से ध्यान दीजिए कितनी मिनट का शॉर्टेज है? 10 मिनट। तो फीफो के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 200। 200 में से 10 मिनट का शॉर्टेज हो गया, 200 में से 10 मिनट का शॉर्टेज हो गया तो रेट कितना? 10। यहाँ पे कितना लिखोगे? 190। यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। रेट भी कितने? अमाउंट कितना है? 100। बाकी क्वांटिटी एज इट इज लिख दो, 250 50 250 50 50। रेट कितना कितना है? 10 8 8.5 और कितने? वैसे 10 है 1900 2000 425 500। अब 20 तारीख के बाद कौन सा आ गया? 21 तारीख को क्या किया? परचेस कर दिया कितना? 60 मिनट दे दिया 540 में 9 रुपए के हिसाब से, या तो 4 मिनट तो पहले है 10 8 9 1900 540। ठीक है कितना? अब कौन सी तारीख आ गई? 22 तारीख को 400 मिनट आपने यूज किया, कौन सा मेथड? मेथड आपके पास है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि 11 तारीख से मेथड कौन सा यूज होना है? फीफो यूज होना है। तो फीफो के हिसाब से 400 मिनट में पहली बार आ जाएगा। अब कितना हो जाना है? 210। 210 में इसमें से चला जाएगा तो 210 इसमें से चला गया, इसका रेट तो 10 वाला था। अच्छा इस 250 में से कितना बच गया? बाकी का 50 50 60 बच गया, 320। और ये कितना है? यदि आपसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस करना पड़ेगा 200 यूनिट और वैल्यू कितनी है? 1700। अभी कौन सा मेथड रहेगा आपका? वेटेड एवरेज। तो काम करते हैं 56 क्वेश्चन में तीनों मेथड दिए हैं, फीफो वेटेड। मैं सिर्फ इससे करके दिखा देता हूं वेटेड से, तो सारे मेथड आप दिखा देंगे कोई हो जाए मुश्किल से 7 मिनट लगे, ठीक है ना? सबसे कम मेहनत किसमें? वेटेड एवरेज में। यानी 56 क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है फीफो लीफो दोनों का और वेटेड का भी। फीफो लीफो में करा चुका हूं, आपको सिर्फ कौन सा करा रहा हूं? वेटेड एवरेज। यानी एक बार 56 क्वेश्चन देखिए, ये होगा सबका। यानी क्वेश्चन नंबर 56 और मैं आपको सिर्फ कौन से मेथड से करा रहा हूं? यानी वेटेड एवरेज मेथड। यहां पे आपके पास क्या? परचेज, आपके पास क्या? इशू बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट, यानी 1 दिसंबर। वेटेड एवरेज मेथड का अप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब पुराना कुछ तो नया कुछ अलग अलग ना रख के हम दोनों कुछ को एक ही प्लेस पे क्या करते हैं, ला के रखते हैं, तो कुछ मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद आपको पता नहीं चल पाता कौन सा नया कौन सा पुराना, ठीक है ना? तो जब पुराना कुछ तो नया कुछ एक ही जगह देते हैं, जैसे पेट्रोल भरवाते गाड़ी के अंदर, तो पेट्रोल पूरा खत्म होने से पहले आप क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पे जाके नया पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो पुराना पेट्रोल नया पेट्रोल अलग अलग टैंक होगा गाड़ी में या एक ही होगा? तो सारा ओल्ड पेट्रोल प्लस न्यू पेट्रोल दोनों क्या होंगे? मिक्स होंगे। पर पेट्रोल का रेट क्या होता है? चेंज होता है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेटेड एवरेज मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर पुराना सामान नया सामान एक ही जगह ला के रख दिया जाता है, तो ये कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से। तो ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस? 300 यूनिट है और उसका रेट है 9 रुपए 70 पैसे, वैल्यू कितनी है? 2910। लिखना बंद करो, सिर्फ समझो, समझो बाद में फोटो खींच लेना, पहले समझ लो। वेटेड एवरेज मेथड में पुराना सामान नए सामान के साथ क्या होता है? मर्ज होता है। तो आपके पास 1 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई? 3 तारीख आ गई। 1 तारीख के बाद 3 तारीख है और 3 तारीख को आपने कितना सामान खरीदा? 250 यूनिट खरीदा, कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपए 80 पैसे के हिसाब से कितने का? 2450 का। प्लीज ध्यान दीजिए, जब वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे आपको एक काम करना है, क्या? पुराना सामान और जो नया सामान आपने खरीदा, पुराना मटेरियल नया मटेरियल दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो जब एक ही बेस पे दोनों मटेरियल को स्टोर करते हैं, तो मटेरियल जब एक ही बेस पे स्टोर होगा तो पुराना नया मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने का नतीजा क्या हुआ? क्वांटिटी कितनी होगी? 550। अब तो पुराना मटेरियल नए मटेरियल के साथ में मिला दोगे तो पुराने मटेरियल की कॉस्ट कितनी होती है? 10 और नए मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? वो भी तो क्या जाएगी? ऐड हो जाएगी ना। अब इनको भी ऐड कर दो। 270 का मतलब क्या है? इनको ऐड कर दो। कितना आएगा? 2910 प्लस 2450 15360। यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में क्वांटिटी प्लस करना है और वैल्यू में वैल्यू प्लस करनी है। इतना करने के बाद क्या करना आपको? रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके समझ लो तुम। 5360 डिवाइडेड बाय 550 9.7455 लिख दिया मैंने। जब भी फ्रैक्शन में कुछ आता है तो मैं क्या करता हूं? थोड़ा सा ज्यादा लिख लेता हूं। तो 9.7455 आप चाहो तो डेसिमल का 2 डिजिट लिखना चाहो तो 2 लिख लो, 3 लिखना तो 3 लिख लो, 4 लिखना चाहो तो 4। वैसे सॉल्यूशन लिया हुआ है, इन्होंने कहां तक लिखा हुआ है? इन्होंने से 2 तक लिखा हुआ है, ठीक है? 9.75 सॉल्यूशन वो है तो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, हमने भी कितना लिखा? 9.75। ठीक है यहां तक? अब 3 तारीख के बाद क्या हुआ? 3 तारीख
तारीख के बाद 11 तारीख को प्लीज बातें ना कीजिए। 11 तारीख को आपने क्या किया, इशू किया कितना 400 यूनिट आपने इशू किया। अब ध्यान दीजिए जब क्वांटिटी इशू करने से पहले एक ही है, एक ही रेट है तो दिमाग खराब हो गई। इस 550 में से कितना चला गया 400, तो बचा कितना, दोनों की जगह मतलब दोनों जगह रेट क्या होगा सेम आएगा ना। सबसे बढ़िया तरीका बताइए, जो गया वो भी 9 रुपये 75 पैसे वाला है और जो बचा वो भी 9 रुपये 75 पैसे वाला है। कितना लिखे देखिए 400 इंटू 9 रुपये 75 पैसे 3900 और यहाँ पे कितना 1400, ठीक है। अच्छा रेट में थोड़ा फर्क आ सकता है, 3900 माइनस कर दिया 5360 में से 1460 वाला है। अब आपको मल्टीप्लाई करके 1462 रुपये 50 पैसे क्योंकि आपने रेट क्या कर दिया राउंड ऑफ कर दिया। अब रेट राउंड ऑफ मत करो, तभी मैं कहता हूँ डेसिमल बात लिखो, ज़्यादा लिखो, ठीक है ना। यदि ज़्यादा लिखोगे तो फायदे में लोगे। तो ऐसे कैसे रेट कितना आपका 9.73 ये रेट है, ठीक है ना। रेट तो चेंज हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे राउंड ऑफ का बेनिफिट, यदि आप वही लिखते तो मैं लिखा था पहले 9.74452 आ रहा था तो फिर आपका रेट दोनों जगह जाता सेम आता, ठीक है। चलिए तो अभी हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि हम तो 9.75 लेते थे। आगे देखिए 11 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ गई 15 तारीख। 15 तारीख को क्या किया परचेज किया, कितना परचेज किया कितने में 10 रुपये 5 पैसे के हिसाब से खरीदा। 10 रुपये 5 पैसे के हिसाब से कितने में खरीदा 3015 में। अब 150 क्वांटिटी पहले थी 300 रुपये थी 450 क्वांटिटी हो गई 1460 में 3015 कर दो ऐड करो। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, वैल्यू में वैल्यू ऐड करना है, कितना लिखूं 4475 को डिवाइड कर दो 450 से और 9.944, ठीक है ना। तो ये दो डिजिट तक देखना है डेसिमल का तो 9.9 लिखो, ठीक है ना। अब 15 तारीख बाद कौन सी तारीख आ गई 20 तारीख को आपने क्या किया 210 में इशू किया। 210 किस में से इशू किया 450 में से। आपके पास बचा कितना होगा 240, 450 में से 210 लगा तो 240 बचेगा। दोनों जगह रेट क्या लिख दो पहले देखना कितना है 2 रुपये 210 को मल्टीप्लाई किया 9.94 से राउंड ऑफ करके 87 रहने देते हैं। यहाँ पे बैलेंस लिखो 23 लिखो ना, अरे 7 नहीं करेगा तभी तो 5 मिलेगा। एक बार फिर समझ लो 4475 में जब खरीदते हैं तो क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करना है, वैल्यू में वैल्यू प्लस करना है। जब इशू करते हैं तो इशू के टाइम क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दिया और वैल्यू में से वैल्यू माइनस कर दी। 450 में से 210 माइनस किया कितना आएगा 240। इसी तरीके से 4475 में से 2087 माइनस कर दिया बैलेंस कितना आएगा 380। रेट ऊपर वाले लिखो तो रेट यहाँ लिखा है, थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि हम डेसिमल का 2 डिजिट यूज कर रहे हैं और एग्जैक्ट क्या था ज्यादा था, ठीक है। आप तो रेट दोनों जगह सेम है तो तभी पॉसिबल है कि डेसिमल के बाद कम से कम 4 से 5 डिजिट का लिखा है, अदरवाइज थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा 1-2 मिनट ज्यादा कर सकते हैं। हाँ 20 तारीख का कौन सी तारीख आ गई 25 तारीख। हाँ 25 तारीख को 25 तारीख को आपने कितना परचेज किया 150 परचेज किया कितने रुपए के हिसाब से 10 रुपये 30 पैसे के हिसाब से कितने का 1545। और ध्यान दीजिए जब भी खरीदना है ये एरो से समझाने के लिए 240 बचा था 240 में 150 ऐड कर दो 240 प्लस 150 240 में आपने 150 प्लस कर दिया कितना आएगा 390। ऐसे 1545 और 2388 में 1545 आपने ऐड कर दिया 3933 और 3933 निकालने के लिए क्या किया 2388 2388 पुराना सामान बचा था उसकी वैल्यू में 150 की वैल्यू 1545 कर दी ऐड कर दी। अब रेट निकाल दो 10.08 वैसे क्या लिखना चाहिए पूरा लिखना चाहिए कम से कम 4 तक तो लिखो ताकि कम से कम डिफरेंस आएगा बराबर। अब 25 तारीख कौन सी तारीख आ गई आपकी ये मैंने कितने रेट इशू कर दी तो 100 यूनिट इसमें से चला गया 390 में से 10 रुपये 8 पैसे के हिसाब से कितना लिखूं यहाँ पे बचा 290 और 1008 इसमें से हटा दो 3933 में से 1008 माइनस किया आपके पास कितना आएगा 29 डिवाइड कर दो सेम तो आएगा नहीं ना क्योंकि आप डेसिमल का केवल 2 डिजिट लेकर चल रहे हैं या तो पूरा लेकर चलो, ठीक है। तो विक्रय के हिसाब से 290 यूनिट का अमाउंट कितना आएगा 29